राहीपुर, एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी तेज नहीं बल्कि धीरे धीरे चलती थी। जहां लोग शहर की तरह भागते नहीं थे बल्कि एक दूसरे के साथ जीते थे। यहाँ पर कुछ लोग खेती किया करते थे और कुछ लोग दूसरे गांव जा जाकर सामान बेचा करते थे। इसी गांव में रहते थे दो भाई, समीर और जग्गी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, एक जिम्मेदारी का प्रतीक और दूसरा सपनों का। समीर बड़ा भाई था, हर कदम संभाल कर चलने वाला, हर फैसला सोच समझ कर लेने वाला। उसके लिए जिंदगी का मतलब था सुरक्षा और जिम्मेदारी। और जग्गी, उसका छोटा भाई, उसके दिल में डर कम और सपने ज्यादा थे। वो सिर्फ आज नहीं, कल भी देखना चाहता था, कुछ नया करना चाहता था। दोनों भाई कपड़े बेचने का काम करते थे। गांव-गांव जाकर लोगों को सस्ते और अच्छे कपड़े देते थे। उनकी पहचान थी उनकी ईमानदारी और उनका व्यवहार। लेकिन एक दिन जग्गी के मन में एक नया ख्याल आया। एक ऐसा ख्याल जो सिर्फ काम बदलने का नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। भैया, मैं काफी दिनों से सोच रहा था, हम रोज वही पुराने गांव जाते हैं, वही लोग, वही रास्ते, लेकिन दुनिया सिर्फ इतनी ही नहीं है ना। जंगल के उस पार भी तो गांव होंगे, लोग होंगे, उन्हें भी कपड़ों की जरूरत होगी। तो फिर हम क्यों ना वहां तक अपना काम बढ़ाएं? तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन हर नया कदम उठाना इतना आसान नहीं होता। दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। हमारे पुराने ग्राहक हम पर भरोसा करते हैं। अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो वो सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि हमारा भरोसा टूट जाएगा। देखिए भैया, मैं ये नहीं कह रहा कि हम पुराने गांव छोड़ दें। आप वहां जाते रहिए और मैं नए गांव में जाके कोशिश करता हूं। अगर काम बढ़ा तो हम दोनों का फायदा होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम हमने कोशिश तो की होगी। मैं तुम्हें अकेला जंगल के रास्ते नहीं भेज सकता। वहाँ खतरा हो सकता है और तुम अभी इतने अनुभव वाले नहीं हो। भैया, आपको मुझ पर भरोसा है ना? मैं जानता हूं आपको मेरी चिंता होती है, लेकिन अगर मैं कभी अकेले नहीं निकला तो मैं कभी कुछ नया सीख भी नहीं पाऊंगा। बस एक बार मुझे जाने दीजिए। जग्गी, तुम समझते क्यों नहीं? तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने समीर से अपनी बात कही और वहीं से एक नया सफर शुरू हुआ। समीर के मन में डर था, जंगल का, अनजाने रास्ते का और अपने भाई को खोने का। लेकिन जग्गी के जज्बे के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने अपने भाई को जाने दिया। ठीक है, अगर तुम इतना ही चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, हर कदम सोच समझ कर रखना। और हाँ, जल्दी वापस आना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं वापस जरूर आऊंगा। और फिर जग्गी निकल पड़ा, अकेला, एक ऐसे सफर पर जहां उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। आज लग रहा है जैसे मैं सिर्फ कपड़े बेचने नहीं बल्कि अपनी किस्मत ढूंढने निकला हूं। देखते हैं आगे क्या लिखा है मेरे लिए। वो गांव-गांव गया, लोगों से मिला, उनकी जरूरत समझी और अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। अरे भाई, तुम्हारे कपड़े तो सच में बहुत अच्छे हैं और दाम भी ठीक है। अरे भाई, सुना है बहुत अच्छे कपड़े हैं तुम्हारे पास। हमें भी कुछ दिखाओ, नए नए और अलग अलग रंगों वाले कपड़े। आज का दिन सच में थका देने वाला था, लेकिन दिल खुश है। नए लोग मिले, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। शायद मैं सही रास्ते पर हूं। लेकिन जब वापस लौटने का वक्त आया, उसने एक अलग रास्ता चुन लिया, जंगल का रास्ता। घने पेड़, गहरा सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी बेचैनी। थका हुआ जग्गी एक पेड़ के नीचे बैठ गया।
उसकी नज़र एक सूखे पेड़ पर पड़ी। कितना अजीब है ना, इंसान अपनी ज़रूरत के लिए सब कुछ कर लेता है, लेकिन ये बेचारे पेड़ चुपचाप सब सह लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा पानी रोकने की जगह बना दूं, तो शायद इसकी ज़िंदगी बच जाए। उसने सोचा, अगर यहाँ पानी रुक जाए तो शायद इसमें फिर से जान आ जाए। वो मिट्टी खोदने लगा और तभी उसके हाथ किसी सख्त चीज़ से टकराए। ये क्या? मिट्टी के नीचे कुछ सख्त लग रहा है। देखता हूँ इसमें क्या है। शायद किसी ने यहाँ कुछ छुपाया हो। जमीन के नीचे एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा। जब उसने घड़ा खोला तो उसकी सांसें रुक गईं। ये इतना सारा सोना? नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अंदर सोना भरा हुआ था, इतना कि किसी की जिंदगी बदल जाए। लेकिन जग्गी वो अलग था। उसने लालच को अपने दिल में जगह नहीं दी। उसने सोचा, लेकिन जग्गी, ये तेरा नहीं है, किसी ने अपनी मेहनत से जमा किया होगा। अगर तू इसे ले लेगा तो क्या तू खुद की नज़रों में सही रह पाएगा? नहीं, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। मैं किसी और का हक नहीं छीन सकता। और बिना एक पल सोचे उसने मिट्टी का घड़ा वापस वहीं जमीन में दबा के रख दिया। आगे बढ़ते हुए वो एक अजीब गांव पहुंचा, जहां खामोशी थी, डर था और एक अनजाना राज। कोई है? अगर कोई सुन रहा हो तो थोड़ा पानी दे दो, मैं रास्ते से भटक गया हूँ। एक घर के सामने जाकर जग्गी आवाज़ लगाता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता और ना ही कोई बाहर आता है। फिर जग्गी आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही वो 2-3 घर के बाहर जाकर आवाज़ लगाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। पूरे गांव में एक भी आदमी नजर नहीं आता। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी होती है। जग्गी मन ही मन सोचता है, ये कैसा गांव है? इतना सन्नाटा, जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। फिर हिम्मत करके वो आगे बढ़ता है। जग्गी एक घर के सामने जाता है और आवाज लगाता है। कोई है? दरवाज़ा खोलिए, मैं मुसाफिर हूँ, सिर्फ थोड़ी मदद चाहिए। पर इस बार ये घर का दरवाजा खुलता है और एक आदमी बाहर आता है। उस आदमी का नाम शामू था। वो जग्गी से कहता है, अरे आप यहाँ कैसे आ गए? माफ़ कीजिए, लेकिन इस गांव में तो कोई बाहर का आदमी आता ही नहीं है, और जो आता भी है वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाता। आप ठीक तो है ना? कहीं जंगल में भटक तो नहीं गए? आप बाहर क्यों खड़े हैं? जल्दी अंदर आइए। ये जगह बाहर रुकने के लिए ठीक नहीं है। दिन में सब ठीक लगता है, लेकिन शाम होते ही सब कुछ बदल जाता है। शामू जग्गी के लिए पानी लाता है। ये लीजिए पानी। आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, शायद काफ़ी दूर से आए हैं। आप आराम से बैठ जाइए। पहले अपनी सांसें ठीक करिए, फिर आराम से बात करेंगे। धन्यवाद, आपने मदद की, वरना मैं शायद बाहर ही गिर पड़ता। जग्गी शामू से पूछता है, गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई नजर क्यों नहीं आता? चारों तरफ इतनी शांति और खामोशी क्यों है? फिर शामू जग्गी से कहता है, आपने पूछा ना कि हमारा गांव इतना खामोश क्यों है। सच कहूं तो ये खामोशी आज की नहीं है। काफ़ी सालों से ये गांव डर के साए में जी रहा है। रोज़ शाम होते ही जंगल की तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। कभी किसी के चिल्लाने की, कभी बर्तनों के गिरने की, कभी ऐसे लगता है जैसे कोई हमारे घर के बाहर खड़ा हो। लेकिन जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। आप कह रहे हैं कि रात में आवाज़ें आती हैं, लेकिन क्यों? किसी ने कभी देखने की कोशिश नहीं की? पहले पहले हम सब ने हिम्मत करके देखने की कोशिश की थी। कुछ लोग जंगल की तरफ भी गए थे, लेकिन उसके बाद वो लोग कभी वापस नहीं आए। तब से किसी में हिम्मत नहीं होती। आप समझ सकते हैं डर क्या होता है, जब रोज़ रात को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। जग्गी ये सुनकर मन ही मन कुछ सोच रहा था। आप आज यहीं रुक जाइए। रात में बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ, आप आराम करिए। पता नहीं क्यों, लेकिन आपको देखकर लगता है कि शायद कुछ बदलने वाला है।
इतने सालों में पहली बार कोई मुसाफिर इतनी हिम्मत के साथ यहाँ तक आया है। शायद आपके आने से हमारे गांव का ये डर खत्म हो जाए। आज मैं नहीं सोऊंगा। मैं देखूंगा कि ये आवाजें सच में हैं या सिर्फ डर है। काफी देर तक जागने के बाद भी कोई आवाज नहीं आई। जग्गी सोचने लग जाता है। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात और आज एक भी आवाज नहीं आई। जरूर इसके पीछे कोई राज है। उस रात उसने सच जानने का फैसला किया, लेकिन रात भर कोई आवाज नहीं आई, जैसे किसी ने अंधेरे को रोक दिया हो। जग्गी शामू से पूछता है कि कल रात कोई आवाज नहीं आई। फिर शामू कहता है, जग्गी, तुमने भी देखा ना, कल रात कोई आवाज़ नहीं आई। मैं तो रात भर जागता रहा, बस यही सोचता रहा कि आज सब कुछ इतना शांत क्यों है, जैसे तूफान के पहले की खामोशी हो। शामू कहता है, चलो गांव में जाकर देखते हैं, शायद किसी को कुछ मालूम हो इस बारे में। और धीरे धीरे गांव के लोग भी नजर आने लगे, जैसे सब लोग एक ही बात सोच रहे हों। अरे भाई, कल तो गांव में कोई भी आवाजें नहीं आई। ये तो पहली बार हो रहा है। काफी दिनों बाद हमारे गांव में ऐसी शांति थी। जग्गी और शामू भी वहां पहुंचते हैं। शामू सभी गांव वालों को बताता है कि जग्गी जंगल के रास्ते हमारे गांव आया है। बेटा, तुम कह रहे हो कि तुम जंगल के रास्ते आए हो, वो भी अकेला? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि उस रास्ते पर जाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना होता है। लेकिन एक बात जरूर है, तुम्हारे आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रात में कोई आवाज नहीं आई। शायद इसके पीछे कोई इशारा है। जग्गी मंगल काका से पूछता है, क्या पहले भी आवाजें आती थी ऐसी? तो मंगल काका कहते हैं, ये गांव पहले ऐसा नहीं था बेटा। यहाँ हंसी थी, खुशी थी, हर घर में रोशनी थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। डर ने सब कुछ छीन लिया। और अब ऊपर से ये जमींदार लोगों को कर्ज में दबाकर उनकी जमीन और घर छीन रहा है। कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी एक तेज आवाज ने सबका ध्यान तोड़ दिया। बर्तनों के गिरने की आवाज और एक औरत की चीख। सब लोग भागते हुए उस तरफ दौड़े और जो उन्होंने देखा उसने सबका दिल हिला दिया। एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी अपने ही घर के बाहर गिरा दी गई थीं। जमींदार के आदमी उनका सामान बाहर फेंक रहे थे और उन्हें घर से निकाल रहे थे। उस बूढ़ी औरत का नाम शांति था और उसकी बेटी रेखा। चलो जल्दी करो, सामान बाहर निकालो और इन्हें यहाँ से हटाओ। ये घर अब इनका नहीं रहा, समझे तुम लोग? तभी सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। शामू कहता है, अरे लखन, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इतनी सुबह सुबह एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी को घर से निकाल रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मत करो बेटा, हम कहाँ जाएंगे? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था माँ, जो आज हमारे साथ ये हो रहा है? इतनी उम्र में हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आज हमें अपने ही घर से निकाला जा रहा है। मेरे पति ने जितना हो सका उतना चुकाया, मैं भी सालों से ब्याज देती रही, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, बस यही एक छत थी। भगवान के लिए हमें सड़क पर मत लाओ, मेरी बेटी का क्या होगा? माँ, हम कहाँ जाएंगे? सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। क्या हम सच में इतने मजबूर हो गए हैं? तभी जग्गी लखन से कहता है, रुको, ऐसा मत करो। तुम लोग इन्हें इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आती?
ये लोग कहाँ जाएंगे? तू कौन है बीच में बोलने वाला? लगता है नया है यहाँ इसलिए ज़्यादा बोल रहा है, वरना यहाँ कोई ज़मींदार के खिलाफ आवाज़ उठाता ही नहीं। मैं जानता हूँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत होता हुआ देखता रहूँ। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। 20-22 साल का कर्ज है और अब तक एक पैसा नहीं चुका पाए। अब ज़मीन और घर दोनों हमारे मालिक के होंगे। जग्गी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अपनी मन की आवाज़ सुनता है। साफ साफ बताओ, कितना कर्ज है और क्यों इतने सालों बाद इन्हें घर से निकाला जा रहा है? तू चुकाएगा कर्ज? अपनी पूरी जिंदगी लगा देगा तब भी नहीं चुका पाएगा, समझा? जग्गी, तुम समझ नहीं रहे हो, ये मामला ज़मींदार का है और ज़मींदार मोहन बहुत ही लालची और ख़तरनाक आदमी है। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे डर लग रहा है कहीं तुम खुद को मुसीबत में ना डाल लो। यहाँ लोग ज़मींदार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करते। जितना भी कर्ज होगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इन्हें सड़क पर नहीं आने दूंगा। और उसने फैसला किया कि वो चुप नहीं रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो कदम रख रहा है वो उसे एक बड़े संघर्ष की तरफ ले जाने वाला है। लखन अपने साथ जग्गी को लेकर जमींदार के घर जाता है। आ गए तुम लोग। ये कौन है तुम लोगों के साथ? कहीं बाहर से आया है दूसरे गांव से? और तुम लोगों ने वो काम किया जो मैंने कहा था? लखन सारी बात जमींदार को बताता है। सारी बात सुनकर जमींदार कहता है, तो तुम हो वो लड़के जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कर्ज चुकाने की बात कर रहा है। तुम्हें पता भी है कितना कर्ज है? आप जितना भी मुश्किल काम दे दीजिए, मैं तैयार हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। तुम जैसे लोग सपने तो बड़े देख लेते हैं, लेकिन हकीकत में टूट जाते हैं। लेकिन अगर तुम सच में इतने हिम्मत वाले हो तो एक काम कर सकते हो। जंगल के अंदर एक पुराना घर है, उसके नीचे जमीन में बहुत सारा धन छुपा हुआ है। अगर तुम वो धन ला दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और इन लोगों को भी छोड़ दूंगा। जग्गी मन ही मन सोचता है, जंगल में पुराना घर और उसके नीचे धन, अजीब बात है। लेकिन अगर इसी से इनका कर्ज उतर सकता है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। जग्गी जमींदार की बात मान लेता है और जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। चलो देखते हैं कितनी हिम्मत है इस लड़के में। जब एक अनजान इंसान किसी और के दर्द को अपना बना लेता है, तब वहीं से कहानी एक नए मोड़ पर मुड़ जाती है। रास्ते में उसे शांति मिलती है और कहती है, बेटा, तुमने जो किया है वो कोई अपना भी नहीं करता। तुमने हमें सड़क पर आने से बचाया। मैं कैसे शुक्रिया करूं तुम्हारा, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसा मत कहिए माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था और इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ है, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। बेटा, एक बात पूछूं, क्या तुम्हारी शादी हुई है? नहीं माँ जी, मेरी शादी नहीं हुई है। अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो तुम मेरी बेटी रेखा से शादी कर लो। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? शादी का फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया हैं, उनसे पूछे बिना कैसे मैं ये फैसला कर सकता हूँ? और आपके गांव में भी तो काफ़ी अच्छे लड़के होंगे जो रेखा जी के जीवन साथी बन सकते हैं। हम पर बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि जमींदार जबरदस्ती अपने शराबी बेटे से मेरी बेटी की शादी करवाना चाहता है। तुम ही कुछ मदद कर सकते हो, क्योंकि गांव के सारे लोग जमींदार से डरते हैं और उनके जमीन के कागज जमींदार के पास ही हैं, इसलिए कोई उसके खिलाफ नहीं जाएगा। ये बात सुनकर जग्गी कुछ सोचता है और हाँ कह देता है। अगर ऐसी बात है तो मैं राजी हूँ शादी के लिए, लेकिन एक बार आप रेखा जी से भी पूछ लीजिए। हाँ बेटा, तुम एक नेक दिल इंसान हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो, मेरी यही दुआ है। फिर जग्गी और शांति रेखा के पास जाते हैं।
शांति रेखा को सारी बात बताती है। ये सुनकर रेखा कहती है, माँ ने जो फैसला किया है मुझे वो मंजूर है। आप बहुत अच्छे इंसान हो जग्गी जी। ये मेरा नसीब होगा कि आप मेरी जिंदगी में आए। आपके साथ मैं कहीं भी रह सकती हूँ। आपने मुझ पर और मेरी माँ पर बहुत एहसान किए हैं। मैं आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। कोई दुख आपके आसपास भी नहीं आ पाएगा, और अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो बस आपका साथ चाहिए। जग्गी जी, आपने हमारी मदद की, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। तुमने हमारी बहुत मदद की है। भगवान तुम्हें खुश रखे। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रात को शामू जग्गी को अपने घर ले जाता है। दोनों खाना खाने के बाद बाहर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। शामू जग्गी को पूछता है, कोई बात है या कुछ मदद चाहिए तो बेझिझक बताओ। पर जग्गी शामू को कुछ नहीं बताता है और जमींदार की जंगल जाने वाली बात भी वो उसे नहीं बताता। जग्गी ने जमींदार मोहन की बात मान ली, लेकिन उसके मन में सवाल अब भी चल रहे थे। जंगल में पुराना घर और उसके नीचे छुपा हुआ धन, क्या ये सच था या सिर्फ एक चाल? अगली सुबह जग्गी अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसके कदम में सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी थी। वो चलता रहा पेड़ों के बीच, हवा की सरसराहट के साथ, और धीरे धीरे वहीं जगह पहुंच गया जहां उसने पहले मिट्टी का घड़ा देखा था। उसने आसपास देखा, लेकिन न कोई पुराना घर था न कोई निशान। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने पूरा जंगल देख लिया लेकिन कहीं भी कोई पुराना घर नहीं मिला। क्या जमींदार ने मुझे बेवकूफ बनाया है? तब उसे एहसास हुआ कि शायद जमींदार झूठ बोल रहा है। जग्गी वापस गांव लौटने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो जमींदार के घर के पास पहुंचता है, उसके कदम रुक जाते हैं। अंदर से आवाज आ रही थी, सेठ जी, आपने उस मुसाफिर को जंगल क्यों भेजा और पुराना घर पर? वहां कोई घर नहीं है, फिर आपने उसे गुमराह क्यों किया? मैंने उस मुसाफिर को गलत बताया है। जंगल में कोई पुराना घर नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ मेरे बेटे की शादी रेखा से हो जाए, और इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए था। इसीलिए मैंने उस लड़के को जंगल भेज दिया। ये आवाज जमींदार की है, और ये क्या कह रहा है? वो लड़का अगर वापस इस गांव में आया तो तुम उसे डराकर कमरे में बंद कर देना, ताकि वो शादी में कोई रुकावट पैदा न कर पाए। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा सेठ जी। मतलब मैं सच में एक जाल में फंस गया था? नहीं, अब मुझे और संभल कर चलना होगा। सीधा सामना करना बेवकूफ़ी होगी। पहले सच समझना पड़ेगा। ये सुनकर जग्गी समझ गया कि ये सब एक जाल था। वो चुपचाप वापस मुड़ गया और जंगल के रास्ते चल पड़ा। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। जग्गी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर दोबारा आवाज आई, इस बार और करीब। रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? सामने आओ, छुपकर बात मत करो। डरो मत जग्गी, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तुम्हें सच बताने आया हूं। इस बार उसने देखा, एक आदमी सफेद कपड़ों में पेड़ के पास खड़ा था। तुम कौन हो?
और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरा नाम विकास है और जिस घर की तुमने मदद की वो मेरा ही घर था। शांति मेरी पत्नी है और रेखा मेरी बेटी। क्या तुम शांति के पति हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस आदमी ने अपना नाम बताया, विकास, और फिर उसने जो सच बताया उसने सब कुछ बदल दिया। मैं उनके लिए एक अच्छी जिंदगी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने धीरे धीरे धन जमा किया, हर दिन मेहनत की, हर पैसा बचाया। लेकिन उस जमींदार मोहन की नज़र मेरे धन पर पड़ गई। उसने मुझे झूठे कर्ज में फंसा दिया। मैं जंगल में भाग गया था और अपना धन बचाने के लिए उसे मिट्टी के नीचे छिपा दिया, लेकिन वो लोग मेरे पीछे आ गए और मुझे पहाड़ी से धक्का दे दिया। ये तो बहुत बड़ा पाप है। विकास जग्गी को बताता है कि जमींदार गांव की सारी जमीन किसी खदान के मालिक को बेचना चाहता था, तो गांव वालों को बेघर होने से बचाने के लिए उसने ये डर फैलाया। इसीलिए विकास ने आवाजें निकालकर एक डर बनाया ताकि कोई बाहर वाला गांव में ना आए और गांव वाले सुरक्षित रहें। और मैं आवाजें निकालता हूँ ताकि कोई भी यहाँ न आए और गांव वाले सुरक्षित रहें। लेकिन तुम अलग हो जग्गी। तुमने मेरा धन देखकर भी उसे नहीं उठाया। तुमने ईमानदारी दिखाई, इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। मेरी पत्नी और बेटी को न्याय दिलाओ और उस जमींदार को रोको। तो ये आवाजें तुम करते हो ताकि लोग जंगल के पास ना आए और गांव बच जाए। मैं समझ गया, तुम गलत नहीं हो। तुम सिर्फ अपने गांव को बचाना चाहते हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच सबके सामने आए। मैं आपकी मदद करूंगा और उस जमींदार का समय अब आ चुका है और गांव वाले के साथ मैं भी उसको उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। जग्गी, तुम ठीक तो हो? तुम अचानक बिना बताए चले गए थे। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैंने कहा था ना, वो आदमी बहुत खतरनाक है। और तुम कह रहे हो कि ये आवाज़ें किसी भूत की नहीं बल्कि विकास की आत्मा की हैं जो गांव को बचाने की कोशिश कर रही है। तो फिर देर किस बात की है? हमें गांव वालों को सच बताना होगा और मिलकर उस जमींदार का सामना करना होगा। अब वक्त आ गया है सच सबके सामने लाने का। अब डरकर चुप रहना गलत होगा। शमू, तुम बस सब गांव वालों को कल सुबह जमींदार के घर बुला लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जग्गी, जो तुम कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ा काम है। मैं तुम्हारे साथ हूं। आज फैसला होगा, या तो सच जीतेगा या फिर झूठ। अब जग्गी सब कुछ समझ चुका था। जमींदार मोहन की चाल, विकास की सच्चाई और गांव पर मंडराता हुआ खतरा। अब ये सिर्फ एक कर्ज चुकाने की बात नहीं थी, ये सच और झूठ की लड़ाई थी। जग्गी ने शामू के साथ मिलकर एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिससे सच सबके सामने आ सके। उसने एक मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें पत्थर भर दिए। शामू सारे गांव वालों को कह देता है कि जमींदार के घर पर सबसे बड़ा फैसला होने वाला है, सबको चलना है। और फिर सभी लोग जमींदार के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। जग्गी भी घड़ा लेकर आता है और कहता है, जमींदार जी, आपने जो काम दिया था मैं वो पूरा करके आया हूं। ये रहा आपका मिट्टी का घड़ा। मोहन के चेहरे पर घमंड था, लेकिन जग्गी के चेहरे पर शांति और आंखों में सच। जब मोहन ने घड़ा खोला तो उसमें सिर्फ पत्थर थे। मोहन का गुस्सा फूट पड़ा और उसने चिल्लाकर कहा, ये क्या मजाक है? इस गड्ढे में सोना कहाँ है? सिर्फ पत्थर है। मैंने वही किया जो आपने कहा था। जंगल गया, मिट्टी के नीचे जो मिला वो ले आया। पर सच ये है कि जंगल में कोई पुराना घर नहीं है
और ना ही आपने मुझे सच बताया था। आपने मुझे वहां इसलिए भेजा ताकि मैं कभी वापस ना आ सकूं। और यही नहीं, आपने विकास नाम के आदमी के साथ धोखा किया, उसका धन चुराने की कोशिश की और उसे मरवा दिया। झूठ बोल रहा है ये लड़का, इसकी बातों में मत आओ। सुनो सब लोग, हम सबको मिलकर इसका साथ देना होगा। उसने विकास की कहानी सबके सामने रखी, कैसे मोहन ने लालच में आकर उसका धन चुराने की कोशिश की और उसे मरवा दिया। आज सच सामने है, अब फैसला आप सबको करना है। क्या आप अब भी चुप रहेंगे या अपने हक के लिए खड़े होंगे? तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये सब झूठ है। अब और नहीं, हम कब तक डरते रहेंगे? आज सच के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है। अगर ये सच है तो जमींदार ने हम सबको धोखा दिया है। हमें अपने जमीन के कागज वापस चाहिए। अब हम इस अन्याय को और नहीं सहेंगे। गांव वाले सुनकर सुन रह गए। फिर धीरे धीरे उनका डर गुस्से में बदल गया। सब लोग एक साथ खड़े हो गए और मोहन से अपने हक के कागज मांगने लगे। हाँ भाई हाँ, हमारे सारे कागज वापस कर दो तुम। मोहन समझ गया कि अब उसकी चाल नहीं चलेगी। सेठ जी, लगता है बात हाथ से निकल रही है। ये लोग पहली बार इतने गुस्से में हैं। अब संभलना मुश्किल होगा। यहां से जाने में ही हमारी भलाई है। ठीक है, मैं सब कागज वापस कर दूंगा, बस मुझे जाने दो। तुमने विकास के साथ सही नहीं किया, इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। जमींदार को उम्र कैद की सजा हो जाती है। कुछ दिन बाद गांव में खुशी का माहौल था। रेखा और जग्गी की शादी हो रही थी। सारे गांव वाले मिलकर जग्गी और रेखा की शादी कराते हैं। आज से तुम सिर्फ मेहमान नहीं, मेरे बेटे हो। माँ जी, अब आप अकेली नहीं हैं। आज से आप भी मेरी माँ जैसी हैं। जग्गी जी, तुमने सिर्फ हमारी मदद नहीं की, तुमने हमें नई जिंदगी दी है। रेखा, मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर मुश्किल में। मुझे खुशी है कि मेरी जिंदगी का सफर तुम्हारे साथ शुरू हो रहा है। जग्गी शांति को कहता है कि माँ जी, आप भी हमारे साथ मेरे गांव राहीपुर चलो, पर शांति उसे मना करती है। फिर जग्गी मिट्टी के घड़े की सारी बात बताता है और कहता है, आप दोनों के लिए रेखा जी के पिता ने पहले से ही जमा पूंजी करके रखी है, चलिए और अपना अधिकार ले लीजिए। राहीपुर जाते समय जग्गी उसी पेड़ के पास जाता है और वहां से मिट्टी का घड़ा लाके शांति को देता है। बेटा, ये मिट्टी का घड़ा तुम रख लो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये सोना मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है। मैं इसे कैसे रख सकता हूँ? ये मिट्टी का घड़ा आप रख लीजिए, आपने ही तो इसे पाया था। नहीं, ये मैं नहीं रख सकता, ये आप लोगों की अमानत है। जग्गी ने शांति को अपनी माँ का दर्जा दिया और उसे अपने साथ राहीपुर ले गया और जंगल के उस पेड़ के नीचे जहाँ मिट्टी का घड़ा छुपा था, वहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। जग्गी ने वो सोना कभी अपने लिए नहीं रखा, उसने उसे उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जिनके लिए वो सच में था। इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं बल्कि उसके इरादों से होती है। जग्गी ने दिखाया कि ईमानदारी और हिम्मत से सबसे बड़ा अंधेरा भी मिटाया जा सकता है।